Developments leading to the Bohr's atomic model. बोर्स एटॉमिक मॉडल आने से पहले बहुत सारे मॉडल्स आ चुके थे जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते थे, जिसमें से रिसेंटली रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बहुत फेमस था उस टाइम पर। रदरफोर्ड के मॉडल्स जो थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे एटम्स की स्टेबिलिटी को और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को। ये रदरफोर्ड के मेजर ड्रॉबैक्स थे। और स्पेक्ट्रा एक्चुअली क्या होता है कि किसी लाइट को अगर हम किसी मीडियम के थ्रू पास करवा रहे हैं तो वो लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में, कंस्टिट्यूएंट रेडिएशंस में ब्रेक हो जाती है और वो सारी रेडिएशंस एक डेफिनेट बैंड के फॉर्म में ऑब्टेन होती है। तो वो बैंड अपना कहलाता है स्पेक्ट्रम। जैसे कि यहाँ पर अगर हम व्हाइट लाइट को पास करवाएंगे थ्रू अ प्रिज्म, तो ये प्रिज्म के थ्रू पास होते से ही अपने रिस्पेक्टिव रेडिएशंस में, कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाएगी। तो ये सारे कलर्स एक बैंड के फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं ऑन द स्क्रीन। इसी को हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम। तो रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ये स्पेक्ट्रम क्यों ऑब्टेन होता है। तो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए बोर्स एटॉमिक थ्योरी आई थी। लेकिन बोर्स एटॉमिक थ्योरी को पढ़ने से पहले लाइट का नेचर पढ़ना जरूरी था। तो लाइट के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और फिर उसके बाद प्लैंक क्वांटम थ्योरी आई थी, जो कि लाइट के बिहेवियर को, रेडिएशन के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती थी। तो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के पॉइंट्स आने लगे, पोस्टुलेट आने लगे, तो रदरफोर्ड के बहुत सारे ड्रॉबैक्स सामने आने लगे। तो उन ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए बोर्स ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया और उस मॉडल्स के थ्रू उसने रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स को रिमूव किया, जैसे कि लाइन स्पेक्ट्रा को वो एक्सप्लेन कर पाया। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल्स में आने के लिए जो मेजर पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स ये थे कि डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि जितनी भी रेडिएशन होती हैं वो रेडिएशन के पास डुअल कैरेक्टर होता है। डुअल कैरेक्टर यानी कि उनके पास वेव लाइक नेचर भी होगा और पार्टिकल लाइक नेचर भी होगा। दोनों नेचर पाए जाएंगे किसी भी रेडिएशन में। और सेकेंडली, जो बोर्स एटॉमिक मॉडल्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो सेकंड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो था एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के थ्रू ऑब्टेन होता था। तो ये दो पॉइंट्स बोर एटॉमिक मॉडल्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज्यादा योगदान दिए इनका। सो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब होता है कि जो भी रेडिएशन होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगी जो भी, उनके पास दो नेचर होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वेव नेचर हमको मालूम है कि कोई भी सब्सटेंस अगर वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है तो हम उसको पढ़ेंगे कि वो उसके पास वेव नेचर है। और पार्टिकल नेचर हमने पढ़ा है कि पार्टिकल जो है वो स्मॉल सॉलिड होते हैं जो कि मैटर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। तो वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी गई बाय द मैक्सवेल, और पार्टिकल नेचर को भी एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरी आई थी, जिसमें से अभी हम पढ़ेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी, यानी कि 11th क्लास में हम पढ़ेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बाय मैक्सवेल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग मैक्सवेल ने ये बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं और ये रेडिएशन जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि कोई भी चार्ज बॉडी अगर मूव कर रही है तो उस चार्ज बॉडी के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई और ये मैग्नेटिक फील्ड हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनती है। तो जो हमारी वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगी और इसका जो डायरेक्शन होगा वो इनसे परपेंडिकुलरली होगा, यानी कि तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी और ये वेव जो है वो तीनों एक्सिस पर परपेंडिकुलरली मूव करती जाएंगी। तो ये जो रेडिएशन बन रही है वो रेडिएशन अपनी कहलाएंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी भी तरह की कोई मीडियम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये वैक्यूम में ट्रैवल करती हैं। जिस तरह से साउंड वेव जो है वो ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है इन्हें, तो इन्हें
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को किसी तरह से कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती मीडियम की। जैसे कि सनलाइट जो है, सनलाइट अर्थ पे आती है लेकिन उसे कोई मीडियम नहीं मिलता, विदाउट एनी मीडियम इट रीचेस द अर्थ। तो हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, अगर वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम अरेंज कर दें इन अ डेफिनेट ऑर्डर, मीन्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो हमारे पास जो अरेंजमेंट ऑब्टेन होगा, जो हमारे पास बैंड ऑब्टेन होगा, जो सीरीज ऑब्टेन होगी, वो सीरीज कहलाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे कि यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि हमारे पास, हम फैमिलियर हैं एक्सरेज से, लेकिन हम एक्सरेज को देख नहीं सकते। हम फैमिलियर है अल्ट्रावायलेट रेज से, हम फैमिलियर है इंफ्रारेड रेज से, हम फैमिलियर है रेडियो वेव से, हम फैमिलियर है माइक्रोवेव से। इन सारी वेव्स को हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, लेकिन हमने सिर्फ देखा किसको है? विजिबल रेज को। हम सिर्फ विजिबल रेज को देख पाते हैं। तो इतनी सारी रेज जो हैं, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, आईआर, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स, इन सब की वेवलेंथ अगर हम निकाल लें और उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इनको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, तो हमारे पास ये जो बैंड ऑब्टेन होगा, ये पूरा बैंड कहलाएगा अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास है एक बैंड जो कि विजिबल रेंज में आता है। विजिबल रेंज यानी कि ऐसा रेंज जिनको हम देख सकते हैं। हम केवल 400 एनएम वेवलेंथ से 100 एनएम वेवलेंथ के बीच की ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को देख सकते हैं। 400 से कम वाली रेडिएशंस को हम नहीं देख पाएंगे, यानी कि इतनी रेंज को हम नहीं देख पाएंगे, और 700 से अबव वाली रेंज को भी हम नहीं देख पाएंगे। हम केवल इतने ही रेंज की वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम में भी डिफरेंट कलर्स होते हैं, विबग्योर्स के फॉर्म में अपन ने पढ़ा है। तो ये सारे कलर्स को अगर हम अरेंज कर दें इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, तो जो हमें जो इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा वो एक विबग्योर के फॉर्म में ही मिलेगा। हमने देखा है कि रेनबोज में कलर्स जो है वो एक सिस्टमैटिक मैनर्स में अरेंज रहते हैं, यानी कि वॉयलेट के बाद इंडिगो रहता है, इंडिगो के बाद ब्लू रहता है, ब्लू के बाद ग्रीन रहता है, ग्रीन के बाद येलो होता है, येलो के बाद और ऑरेंज के बाद रेड। ऐसा क्यों होता है? ये डेफिनेट ऑर्डर में ही क्यों अरेंज होते हैं? ये डेफिनेट ऑर्डर में इसलिए अरेंज होते हैं कि सारे रेडिएशन जो है उनकी वेवलेंथ एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होती है। तो ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इनको अगर अरेंज किया गया तो ये अपना कहलाएगा द विजिबल स्पेक्ट्रम। तो ये कहलाएगा अपना विजिबल स्पेक्ट्रम। सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव थ्योरी का एक और पॉइंट है कि जितनी भी लाइट्स हैं, तो वो सारी लाइट एक रेडिएशंस के फॉर्म में है और इनके पास एक डेफिनेट वेव लाइक कैरेक्टर्स होते हैं। अब वेव के क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं? वेव का एक मेजर कैरेक्टर होता है एम्पलीट्यूड। हमने पढ़ा है कि वेव जो है वो मूव करती है फ्रॉम मीन पोजिशन टू अप एंड डाउन, और जितना वो अपवर्ड मूव करेगी और जितना वो डाउनवर्ड मूव करेगी, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन विल बी कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। ये मीन पोजीशन हो गई, और मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस जो मूव करेगी वो कहलाएगी एम्पलीट्यूड। एंड एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, लाइट की ब्राइटनेस उतनी ज्यादा होगी। So amplitude on the up position will be called as crest and down position will be called as trough. ये अपन पढ़ चुके हैं in the previous classes. इसके बाद है फ्रीक्वेंसी। किसी एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास हुई है उसको अपन पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हमारे पास है एक एक्सिस और ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो चुकी है तो उसको अपन पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय न्यू, एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड। टाइम का हमेशा इनवर्स होती है और इसकी यूनिट होगी हर्ट्ज और पर सेकंड। टाइम पीरियड होता है किसी एक वेव को कंप्लीट होने में, एक वाइब्रेशन वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है। यानी कि अगर वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है तो उसको एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ये साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, तो वो टाइम कहलाएगा अपना टाइम पीरियड और इसकी यूनिट होगी सेकंड। फिर उसके बाद है वेवलेंथ।
वेवलेंथ यानी कि डिस्टेंस, किसी वेव को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम, जो डिस्टेंस है यानी कि दो क्रैक्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो अपना कहलाएगा वेवलेंथ, या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो अपना कहलाएगा वेवलेंथ। या फिर यहाँ से एक साइकिल कंप्लीट हुई है तो एक साइकिल के बीच का डिस्टेंस कितना होगा वो कहलाएगा अपना वेवलेंथ। तो वेवलेंथ हम पढ़ेंगे, इट इज सिंपली द डिस्टेंस टू कंप्लीट वन साइकिल, और इसकी यूनिट हमेशा एंगस्ट्रॉम में मेजर की जाती है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। फिर उसके बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी हम शुरू से पढ़ते आए हैं, वेलोसिटी इज द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस यानी कि यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं वेवलेंथ, और टाइम का इन्वर्स होता है फ्रीक्वेंसी। तो हम ये भी पढ़ सकते हैं कि वेलोसिटी c इक्वल्स टू लैम्डा बाय t, और इट इज इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 1/t, और 1/t अभी अपन पढ़ कर आए हैं कि इट इज इक्वल्स टू न्यू। तो लैम्डा विल बी c इक्वल्स टू लैम्डा इनटू न्यू। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, वेलोसिटी को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो c इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, दैट इज लैम्डा इनटू न्यू। और जितनी भी रेडिएशंस होती है, सारी रेडिएशंस की स्पीड जो है वो सेम रहती है, दैट इज इक्वल्स टू time, that is equals to the speed of light, so that will be equals to 3 into 10 to power 3 into 10 to power 8 मीटर। ये पावर में है 10 to power 8 मीटर। वेव नंबर न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वेव नंबर होता है इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। और किसी नंबर ऑफ वेवलेंथ, किसी एक डिस्टेंस से कितनी नंबर ऑफ वेव्स क्रॉस हुई है, इसको अपन पढ़ते हैं वेव नंबर, और इसका जनरली हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल्स टू न्यू बार। इसकी यूनिट हमेशा इनवर्स होगी वेवलेंथ की। वेवलेंथ को अपन एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, लेकिन इसको हम सेंटीमीटर इनवर्स में मेजर करेंगे। सो दिस इज वेवलेंथ, वेव नंबर। सो वेव नंबर इक्वल्स टू द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, और न्यू बार इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा, और सिंपली फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा भी हमने देखा, फ्रीक्वेंसी सी इक्वल्स टू लैम्डा बाय न्यू, और फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। और अगर हम इसको लिख सकते हैं तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी इंटू न्यू बार। तो इस फॉर्मूले से हम डिफरेंट वेरिएशन निकाल सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हैं, जैसे कि द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो Delhi broadcast on a frequency of 1368 kilohertz. Calculate the wavelength of the electromagnetic radiations emitted by the transmitter. तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ, और हमको दिया हुआ है न्यू बार, न्यू बार नहीं फ्रीक्वेंसी दी है। तो यहाँ पे हमको दी है फ्रीक्वेंसी जो कि किलो हर्ट्ज में है, तो हमको इसकी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी कि हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है। तो हमको मालूम है कि किलो हमेशा इक्वल होता है किसके, 10⁻³ तो हमने इसको इसकी बेसिक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 10⁻³। और हमसे पूछा गया है कि लैम्डा क्या होगा, तो हमारे पास एक ही रिलेशन है, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल्स टू सी बाय न्यू। तो यहाँ पर C अभी मैंने बताया कि जितनी भी रेडिएशन होती है, सारी रेडिएशन की वेलोसिटी सेम रहती है एज दैट ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो रहेगी वो सभी रेडिएशन की सेम रहेगी। तो C हमको अंडरस्टूड है, दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और न्यू हमको दिया हुआ है 1368 into 10⁻² हर्ट्ज। हर्ट्ज मीन्स कि पर सेकंड। तो इसको हम निकालेंगे तो इसकी वेवलेंथ आ जाएगी अपनी 219.3 मीटर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट 400 nm टू रेड, एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ में फ्रीक्वेंसी में रिप्रेजेंट करना है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट लाइट दी है अपने को, फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट लाइट हम निकालेंगे, न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। C अंडरस्टूड है 3 into 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा वॉयलेट लाइट का दिया हुआ है 400 nm। अब यहाँ पे nm दिया हुआ है, और हमने पढ़ा है कि वेवलेंथ की यूनिट जो होती है वो एंगस्ट्रॉम होती है, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर, और नैनोमीटर में दिया हुआ है तो 10⁻⁹
मीटर। तो 1 मीटर 1 एनम इक्वल टू हमने पढ़ा है 10⁻⁻9 मीटर। तो यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगी पहले, यूनिट कन्वर्ट कर लिया, इन सबको वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी 7.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट हम निकाल लेंगे बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। तो सी अंडरस्टूड है 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 8 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 750 दिया हुआ है, एनम दिया है तो एनम को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज बाय मल्टीप्लाइंग 8 फिर 10 इंटू पावर 10 टू द पावर -9 मीटर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर 14। तो यहाँ पर हमको रेंज बतानी है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी की रेंज हो जाएगी फ्रॉम इन द विजिबल रीजन इज फ्रॉम 4 इंटू 10 टू पावर 14 से लेकर 7.5 इंटू 10 टू पावर 14। अब यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि वेवलेंथ जिसकी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। यहाँ पे दिया हुआ है कि वॉयलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ होती है 400, लेकिन वॉयलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा निकली है, और रेड लाइट की वेवलेंथ दी है 750 nm, और रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम आई है। तो इतना पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि वेवलेंथ इज ऑलवेज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी। एक और प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द वेव नंबर एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। तो वेव नंबर कैलकुलेट करें तो हमारे पास वेवलेंथ है और हमको मालूम है कि न्यू बार जो होता है वेव नंबर इट इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम से इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू मीटर। डिस्टेंस हमेशा मीटर में, एसआई यूनिट हमेशा मीटर में ली जाती है। सो 1/5800 इंटू 10 टू पावर -10 बिकॉज 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 टू पावर -10 मीटर। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर 6 मीटर पर मीटर। लेकिन हमने पढ़ा है कि वेव नंबर की यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में मेजर की जाती है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू पावर 6 से हो जाएगा 10 टू पावर 4 पर सेंटीमीटर। इसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालना। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी पता है हमें कि हमेशा कांस्टेंट ही होता है, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, और लैम्डा को भी हमने मीटर में ही प्लेस कर दिया। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.172 इंटू 10 टू द पावर 14 पर सेकंड।